अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इसकी शुरू हो गई। वालेकुम सलाम। तो हम बच्चों को वालेकुम सलाम। अच्छा जी। तो बच्चों को वालेकुम सलाम। और मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हमने कल अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने क्लास के अंदर इनर्शिया के बारे में बताया था, आपको याद होगा। तो इनर्शिया के बारे में पहले आप कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इनर्शिया को मज़ीद थोड़ा सा और डिफाइन करके जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनर्शिया के बारे में बात की थी। इनर्शिया क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल ऑब्जेक्ट, ability of a material object to resist against the change of state of an object। ये मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इनर्शिया के बारे में लिखा है। अब मैं इनर्शिया के बारे में दोबारा से कल वाली बात को दोहरा देता हूँ जो मैंने कल इनर्शिया के बारे में बताया था आपको। इनर्शिया क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए फोर्स लगाई जाती है या ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश की जाती है, यानी उसकी स्टेट बदलने की कोशिश की जाती है, तो उस बॉडी के अंदर एक एबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उस एबिलिटी का नाम है इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या करता है? ये उस फोर्स के अगेंस्ट मज़ाहमत करता है। मज़ाहमत करता है यानी उस फोर्स के अगेंस्ट रुकावट डालने की कोशिश करता है कि अगर वो फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रही है तो इनर्शिया ये चाहेगा कि एक्सेलरेशन पैदा ना हो, या यूं कह लें कि इनर्शिया ये चाहेगा कि अगर वो फोर्स उस बॉडी की स्टेट बदलना चाह रही है, हालत बदलना चाह रही है, यानी उसको रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाना चाह रही है वो फोर्स, तो इनर्शिया ये चाहेगा कि ऐसा ना हो। ठीक है। अच्छा, ये इनर्शिया की सिर्फ खाली कोशिश है। हो सकता है इनर्शिया की कोशिश कामयाब हो जाए और वो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलने ना दे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फोर्स जो होती है वो इतनी ताकतवर होती है तो वो इनर्शिया की एक भी नहीं चलने देती है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा हो जाता है और उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। अब मैं आपको उसी कुछ मिसालें देता हूँ, उनसे आप समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे इनर्शिया कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ पे इनर्शिया स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलें सबसे पहली मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि टेबल के ऊपर, फर्ज करें, ठीक है, ओके। अलीजा, इस वक्त मेरे यहाँ भी लाइट नहीं है, मैं भी जनरेटर ही ऑपरेट करवा के क्लास ले रहा हूँ और मोबाइल के नेट को लैपटॉप से कनेक्ट करके क्लास ले रहा हूँ। सो लाइट तो यहाँ मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, ये मैंने बताया था, ये वाली आज की आपकी जो दूसरी क्लास होती है मैं घर से ही ले रहा होता हूँ, बाकी तो कॉलेज से ले रहा होता हूँ। अच्छा, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ कि टेबल के ऊपर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैंने बताया था सारे अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह, मिल जाएंगे आपको, फिक्र नहीं करें इसी वीक के। अच्छा,
टेबल के ऊपर एक पेन पड़ा हुआ है और वो पेन इस वक्त रेस्ट की हालत में। मैं आया और मैंने आके फोर्स लगाई उस पेन के ऊपर और उस पेन को उठाकर उसकी जगह से हटा दिया। तो क्या उस पेन के इनर्शिया ने कोशिश नहीं करी होगी? तो उसका जवाब है उस पेन के इनर्शिया ने कोशिश करी थी, लेकिन मेरी लगाए जाने वाली फोर्स के आगे उस इनर्शिया की एक भी नहीं चली और नतीजे में वो जो पेन था वो रेस्ट से मोशन में आ गया। अच्छी तरह समझिएगा एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से रोड पर एक हैवी ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक, रेस्ट की हालत में। मैं आया और मैंने आके उस ट्रक को धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन वो ट्रक अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, काफी फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ट्रक अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। तो अब की बार जो ट्रक का इनर्शिया है वो जीत गया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ट्रक मोशन में आ जाए, लेकिन इनर्शिया ने ट्रक को रेस्ट में ही रखा। ठीक है, बात समझ में आ रही? एक जगह पर इनर्शिया कामयाब ना हो सका पेन वाली मिसाल में, और ट्रक वाली मिसाल में इनर्शिया कामयाब हो गया। दोनों जगहों पे बेसिक फर्क किस चीज का है? क्यों इनर्शिया पेन वाली जगह पे नाकाम रहा, क्यों इनर्शिया ट्रक वाली जगह पर कामयाब रहा? शाबाश, आपने रिप्लाई करना है। क्यों पेन वाली जगह में? मरियम वेरी गुड, शाबाश। सुनैना, सही है जवाब है तुम्हारा भी सही है, शाबाश। मरियम तुम्हारा पिछला वाला जो जवाब था वो सही है, क्योंकि मैं बताता हूँ रुको। अनस, वेरी गुड, जवाब सही है तुम्हारा। बाकी बच्चे भी जवाब दें, मैं उनके नाम लेके बताता रहूंगा। अलीजा, जवाब सही है तुम्हारा। और इसके अलावा अरीबा, नियाज अली, आपका जवाब भी दुरुस्त है। भाई यहाँ हमें कुछ बच्चों ने जवाब दिया है और उनके जवाब अपनी जगह पे 100% सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई, फिजिक्स में मास और वेट ये दो अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग देखें, ठीक है। और इस टॉपिक में हम मास से बात करेंगे, वेट से नहीं। वेट एक अलग चीज है, मास एक अलग चीज है। केमिस्ट्री में आप मास और वेट के लफ्ज को एक साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन फिजिक्स के अंदर मास और वेट को एक साथ मिलाकर कभी नहीं पढ़ेंगे। मास इज स्केलर, वेट इज अ वेक्टर। अच्छा भाई, सबका जवाब सही है। पेन की वाली मिसाल में इसलिए पेन नाकाम हो गया उसका इनर्शिया, क्योंकि पेन का मास कम था। और ट्रक वाली मिसाल में इसलिए ट्रक का इनर्शिया कामयाब हो गया क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा था। तो ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें कि हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा अपनी साइकिल को लेता हुआ चलाता हुआ आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, साइकिल भी उसकी बहुत छोटी सी है, इसी बात है, छोटा बच्चा है बहुत। तो हमने आगे हाथ बढ़ाए और हाथ बढ़ाकर उस बच्चे को उसकी साइकिल समेत रोक लिया, ठीक है। और जब इस तरह आप कभी एग्जाम्पल खुद भी करेंगे तो आप देखेंगे आपके हाथ को एक झटका सा लगेगा, यानी आपके हाथ को ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पीछे की तरफ पुश हुआ है, यानी जिस डायरेक्शन में वो साइकिल चल रही थी उस डायरेक्शन के अंदर पुश हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या, बच्चा और उसकी साइकिल का मास कम था और आपने जो फोर्स लगाई वो ज्यादा थी, नतीजे में बच्चा वो साइकिल समेत मोशन से रेस्ट में आ गया। लेकिन उसके इनर्शिया ने कोशिश करी, और वो कोशिश क्या थी? वो कोशिश ये थी कि आपके हाथ पे एक पुश लगा, आपके हाथ पे एक धक्का सा लगा जो उसके इनर्शिया ने लगाया था, और उस साइकिल और बच्चे ने ये चाहा था कि अपने मोशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन आपकी फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो नाकाम। अब थोड़ी देर के लिए मिसाल समझे कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो, यानी खतरे वाली कोई बात नहीं है, खतरे वाली कोई बात नहीं। बहुत ही स्लो एक बाइक चलती है, गाड़ी आ रही है बहुत ही स्लो, सही है। तो उसको रोकने के लिए भाई हमने कोशिश करी, जाहिर सी बात है, आगे हाथ बढ़ा के जब हमने उसको कोशिश करी रोकने के लिए, तो नतीजे में हम उसको नहीं रोक सके और वो उसी तरह स्लो स्लो करके बढ़ती रहे। अब की बात, रीजन क्या है? बाइक जो कार है उसका मास बहुत ज्यादा है, और उसके मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया भी बहुत स्ट्रांग है, और वो हमारी लगाई जाने वाली फोर्स के आगे बेटा कामयाब है और उसको कामयाब नहीं होने दे रहा फोर्स। तो इन सब मिसालों के अंदर हमने क्या समझा कि अगर हम किसी भी बॉडी का इनर्शिया नापना चाहते हैं तो इनर्शिया नापने के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ है? मास। आप सिर्फ मास देख लें और मास को देखकर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई इसका इनर्शिया कम और इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? इसी तरीके से प्लस मैं आपको ऐसे एक आखिरी मिसाल देके बस बात को खत्म समेट रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था लॉज ऑफ मोशन को डिटेल से नहीं समझाना। मेरे पास एक बॉल है प्लास्टिक की, एक बॉल है मेरे पास क्रिकेट की, हार्ड बॉल। तो अगर मैं बोलूँ आप बताएं किसका इनर्शिया कम किसका इनर्शिया ज्यादा, तो सबका जवाब एक ही आना चाहिए कि प्लास्टिक की बॉल का इनर्शिया कम होगा और क्रिकेट की हार्ड बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा। और हमने ये कैसे डायरेक्ट पता चला लिया? मास के जरिए।
सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके कर दो। सो मास इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया, ये बात भी हमने लिख दी है। ठीक है, अब एक आखिरी बात रह गई जिसके बाद फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से जहन में लाएं और इनर्शिया वाली बात को जहन में लाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ थोड़ा सा अल्फाजों का हल्का फुल्का फर्क है, लेकिन ओवरऑल बात एक ही बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिरयानी आप जानते हैं इतने सारे नामों से बनाई जाती है, बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी, फला बिरयानी, फला बिरयानी, फला बिरयानी होती। ये सब बिरयानी सिर्फ इनके मसालों के अंदर या इनकी कुकिंग के स्टाइल में थोड़ा सा फर्क होता है, बस होती सब ऐसी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट और इनर्शिया दोनों एक ही जैसी बात तो कर रहे हैं। अगर हम और से जरा दिमाग लड़ाएं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो ऑब्जेक्ट स्टेट नहीं बदलेगा, रेस्ट में मोशन में। इनर्शिया भी तो कुछ ऐसा ही कह रहा है। इनर्शिया ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट में एक सलाहियत होती है जो उसकी हालत को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो अगर इन दोनों को जब तवज्जो से आप पढ़ें, ध्यान में बैठाएं, तो आप कहेंगे सर थोड़ा सा बस अल्फाजों का हल्का उल्का फर्क आ रहा है, बात तो तकरीबन एक ही है। वहां भी स्टेट कंटिन्यू रखने की बात हो रही है, यहाँ भी स्टेट को मेंटेन रखने की बात की जा रही है। बच्चों ये बात समझ में आती है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया दोनों में सिमिलरिटीज और रिसेम्बलेंस होने की वजह से अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम बदल दिया है और इसका नया नाम रखा है और वो नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। आप अगर इसे किसी भी फिजिक्स की किताब में पढ़ते हैं तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से ही बोला और मुखातिब किया जाता है। ठीक है, तो फाइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जवाब मैंने आपको भी दिया। Why first law of motion is known as law of inertia? जवाब देते आइए। Due to semblance between first law Dad. and inertia. First law and inertia. Nowadays, first law of motion. First law of motion is also known as law of inertia. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, साइंस के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं वो काउंट नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि आगे में बहुत सारी बातें ऐसी लिखनी पड़ जाती हैं जो ग्रामेटिकल मिस्टेक से थोड़ी सी हटकर होती हैं, ग्रामर से थोड़ी सी हटकर होती हैं। इसलिए कभी भी साइंस के जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इतना तलाश नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात आप भी ध्यान में रखिएगा। मुझे सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें कि हमें फर्स्ट लॉ अच्छी तरह समझ में आ चुका है, तो हम लोग सेकेंड लॉ की तरफ मार्च करते हैं जल्दी से। शाबाश, सब बच्चे ओके कर दें यहाँ तक कि फर्स्ट लॉ क्लियर हो चुका है। चलो ठीक है, मैं क्लास के अंदर देख रहा हूँ माशाल्लाह से हमारे बहुत सारे नए बच्चे क्लास के अंदर ऐड हुए हुए हैं। तमाम बच्चों को मैं क्लास के अंदर मोस्ट वेलकम कहता हूँ। और साथ में मैं ये भी बता दूँ कि इस वक्त जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं डिस्कस, क्योंकि ये आपका मैट्रिक का ही टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर एक मिनट,
ये मैट्रिक का ही टॉपिक है, तो जो मेरे नए बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त, मैं देख रहा हूँ क्लास के अंदर माशाल्लाह से स्ट्रेंथ फर्स्ट ईयर की बहुत अच्छी हो गई है। तो इन सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके इस टॉपिक के साथ जुड़ सकते हैं। पिछले जो तमाम काम आपका निकला है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो फेसबुक पे अपलोड कर दिए जाएंगे इस वीक में इंशाल्लाह ताला। सारे के सारे पॉसिबल यही है, कोशिश यही है, तो आप उनको भी वहाँ से देख लें और इंशाल्लाह ताला आपके जो मामला है सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो सब हमने शुरू करा हुआ है इसमें अभी सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने माइक ऑफ किया हुआ था आपसे धीरे से बातचीत के हिसाब से, सॉरी जी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जी, सबसे पहले मैं एक मिसाल लेता हूँ और उस मिसाल के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट कर लें, एक फुटबॉल है हमारे पास और इस फुटबॉल जो है वो रेस्ट की हालत में है। उस फुटबॉल के ऊपर आप एक किक लगाइए, तो फुटबॉल के ऊपर आप किक लगाएंगे तो नतीजे में फुटबॉल जो होगी वो रेस्ट में थी और रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया जो हमने समझ लिया कि जब भी हम किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, अनबैलेंस फोर्स, तो वो उसकी स्टेट बदल देती है। जैसे फुटबॉल रेस्ट में थी, रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी स्टेट बदल देगी, यानी रेस्ट में है तो मोशन में और मोशन में है तो रेस्ट में, जैसे फुटबॉल की मिसाल मैंने दिया। चले दूसरी बात बच्चों, फुटबॉल रेस्ट में थी, उसकी वेलोसिटी जीरो थी। जब आपने उसके ऊपर किक लगाई यानी अनबैलेंस फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और वेलोसिटी की चेंज होने से फुटबॉल में एक्सेलरेशन पैदा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। सही है, ये दो बातें हो गई, दोनों बातों को अच्छी तरह जहननशीन कर लीजिए। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, किसी भी बॉडी पे जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो वो उसकी स्टेट बदल देगी। दूसरी बात, जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा कर देगी। ठीक है, तीसरी बात, ये शुरू की तीन बातें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये तीनों बातें लिखवाऊंगा नहीं, इसके बाद दो बातें मजीद और हैं, उनको यहाँ पे हम लिखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। जी, तीसरी बात, जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, जब
जब भी हम बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी की स्टेट बदल देती है, पहली बात। दूसरी बात, अनबैलेंस फोर्स उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा कर देती है। तीसरी बात, जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। यानी अगर आपने फुटबॉल पे किक सामने की तरफ लगाई है तो फुटबॉल सामने की तरफ ही जाएगी, और सामने की तरफ जाने का मतलब ये उसका एक्सेलरेशन है तो उसको सामने की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ तक ओके करें कि ये तीनों बातें आपको सही समझ में आ गई हैं, फिर इसके बाद चौथी और पांचवी बात डिस्कस करता हूँ आपके साथ। यहाँ तक ओके करें सारे स्टूडेंट जल्दी से। जी सारे बच्चे मुझे यहाँ तक ओके करें जल्दी से। जो तीन बातें मैंने बताई हैं, ये तीन बातें समझ में आ चुकी हैं सब बच्चों को?